हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं ए के भारद्वाज नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। मैट्रिक्स का लेक्चर आपका गोइंग में है, चल रहा है मैट्रिक्स का लेक्चर। धीरे धीरे आप लोग बहुत सारे चीज़ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि इस प्लेटफॉर्म से इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, एक सिस्टमेटिक ढंग से। आप मेंस के बच्चे हैं तो भी आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप किसी बोर्ड की तैयारी, बोर्ड लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस लेवल से हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, अभी आप लोग इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उसी का अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग मेहनत खूब कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसको सही से पढ़िए। किसी भी वीडियो को समझने के लिए उससे पहले वाला वीडियो को देखना जरूरी होता है, उसके बाद वाला वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि साइंस है और आपके चैनल का भी नाम भी यही रखा गया है, विज्ञान भारत। तो साइंस कहता है कि अ नॉलेज बट इन ऑर्डर, अ सिस्टमेटिक नॉलेज इज नोन एज साइंस। तो जब आप क्रम को अपने आप को बनाए रखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, है ना। और मैथ अपने आप में खुद एक फन है। फनी मैथ्स खुद अपने आप में, मैथमेटिक्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। तो जब आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो आप मैथ में ही चुटकुला ले सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी तक आप पढ़ाई किए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपको बताया गया कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसका ट्रांसपोज लेके चले। मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है तो सिमेट्रिक होता है। देखिए, यहाँ पर बच्चे अक्सर इस बात से कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे के साथ होता क्या है, जैसे सपोज आपसे कोई पूछा कि अच्छा बताओ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप फटाफट बोल देते हैं कि किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं तो रेक्टेंगुलर कहते हैं। आपको पूछता है कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप फटाफट जवाब दे देते हैं। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या सिर्फ एक ही होते हैं उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जब आपको कोई पूछता है कि बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पर कुछ कंफ्यूज में आ जाते हैं। आपकी कंफ्यूजन होती है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं। फर्स्ट कंफ्यूजन ये आ जाता है। पहला कंफ्यूजन आ जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। क्या मैं डिफिनीशन में स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड करके बोलूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँ, या ऐसा ना है कि मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलूँ तो मेरा आंसर गलत हो जाए। माइंड में ये कन्फ्यूजन आ जाता है, बच्चे लोग को अक्सर आता रहता है। तो उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको बताया गया और ये आपको बताया गया स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, यही बताया गया। अब आप खुद यहाँ पर सोचेंगे, दो ही केस हो सकते हैं। या तो आपका माइंड कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि ये स्क्वायर होगा, फिर दूसरा मन आपका कह रहा है कि ये स्क्वायर नहीं होगा। तो दोनों केस पे डिस्कस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये स्क्वायर होगा और आप कह रहे हैं कि ये स्क्वायर नहीं होगा, मतलब आप कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर होगा। आप कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसी पर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आप किसी ऑर्डर का सेलेक्ट कर ले। आप किसी भी ऑर्डर का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप 2 into 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, आप 3 into 2, आप 3 into 4, एज यू विश। रेक्टेंगुलर, रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं हो। तो चलो हम सेलेक्ट करते हैं 3 into 4, यानी 3/4 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हमने सेलेक्ट कर लिया। 3/4 ऑर्डर का हमने कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट कर दिया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपको यह भी क्लियर होगा कि जब आप ट्रांसपोज उसका निकालेंगे तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। अब वो 4/3 हो गया, पहले 3/4 था, अब 4/3 हो गया। तो मतलब है कि ये मैट्रिक्स अगर 3/4 ऑर्डर का था तो अब इसका ट्रांसपोज जो हो
वह हो चुका है 4/3 ऑर्डर का। अब बताइए दोनों मैट्रिक्स कभी भी आपस में इक्वल होगा? ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा? ये तो इक्वल नहीं होगा, ये तो इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ साथ ऑर्डर का भी सेम होना जरूरी होता है। तो ये जो ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सपोज किए ए को कि अब वो सिमेट्रिक हो ही नहीं रहा है, अब वो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सिमेट्रिक होने के लिए रेक्टेंगुलर नहीं बोलना पड़ता है, स्क्वायर ही बोलना पड़ता है। यही कारण है कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं तो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाता है। जो ही आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बातें करते हैं, इसका मीनिंग है कि आपका सेलेक्टेड मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। इस तरह से यही कॉन्सेप्ट स्क्यू सिमेट्री के साथ भी होता है। यही कारण है कि दोनों मैट्रिक्स के डिफिनीशन में टाइटल स्टार्टिंग में दिया गया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकता है। जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसका बैकग्राउंड स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहा होगा। जब भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक रहा होगा तो उसका बैकग्राउंड स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहा होगा। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आप राइट करेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को याद रहे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जा रहा हूं। अब यहाँ पर भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं भी बोलूं तो भी आपको समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आप कह रहे हैं दोनों। अब यहाँ पर जैसे ध्यान देना है, इसको कैसे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं भी बोलूं तो भी आपको कैसे समझना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पहले हम लोग राइट करेंगे, फिर उसको एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इसको मैथमेटिकल हम लोग समझते हैं। ये डेटिज का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये डेटिज का सिंबल है। इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए ये डेटिज का सिंबल है, मैथ में इसको डेटिज बोलते हैं। कहता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप कुछ सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी, तो उसको आप दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ। एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा, एक मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप प्लस दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दूसरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। कहता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो तरह से दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मैं ए लिख दूं, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ए लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे भी अरेंज कर सकता हूं, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज अब प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ऐसे भी तो राइट कर सकता हूं, ए इक्वल दिस प्लस दिस।
अब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बदले मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया और इसमें से दो पार्ट मैंने किया। फर्स्ट पार्ट ये रहा और कोई एक पार्ट सेकंड कहेंगे। फर्स्ट पार्ट किसी एक को, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को फर्स्ट पार्ट कहे, आपकी पसंद, आप चाहते थे इसी को फर्स्ट पार्ट कहे, इसी को सेकंड पार्ट। तो दो पार्ट में हमने इसको सम के तौर पर, एक पार्ट ये रहा एक पार्ट ये रहा और दोनों का सम हो गया। तो आपने ए को दो सम के तौर पर तो राइट कर लिया। इसका मीनिंग है कि इसमें से कोई एक पार्ट सिमेट्रिक है तो दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। इस दोनों में से एक पार्ट आपका यहाँ से यहाँ एक पार्ट और यहाँ से यहाँ दूसरा पार्ट, तो इस दोनों में से कोई एक पार्ट सिमेट्रिक है तो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। इस पार्ट को सिमेट्रिक कहेंगे, इस पार्ट को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, इस पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, इस पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक। अब कैसे, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर आप यूनिकली टाइटल भी दे सकते हैं। यूनिकली मतलब कि ये रिजल्ट अपने आप में एक यूनिक होता है, इसको दूसरे तरह से हम नहीं राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें से किसी एक का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, सेकंड आप खुद से कर सकते हैं। चलिए इसी को स्क्यू सिमेट्रिक में प्रूफ कर देता हूँ, इसी को मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर देता हूँ, आप इसे सिमेट्रिक खुद से प्रयास करेंगे प्रूफ करने का। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन देखिए, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस था, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से इसका आप सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो हम लोग इसको शो करने चलते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इस ट्रांसपोज लेके चलेंगे। और रियल नंबर का ट्रांसपोज तो रियल नंबर ही रहता है, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यह ए का ट्रांसपोज और माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। तो यह हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज और माइनस ए होगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आप इस चीज़ को अगर पी लेट कर लेते हैं, इस चीज़ को पी लेट कर लेते हैं, तो क्या हो गया? पी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? माइनस। और देखिए ये किसके इक्वल है? ये पी के इक्वल आ चुका है। आप इसी चीज़ को पी लेट कर लिए थे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने निगेटिव पे इक्वल हो चुका है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने निगेटिव के इक्वल हो चुका है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने निगेटिव के इक्वल हो चुका है। तो P जब भी होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, P जब भी होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस कारण से आप P किसको लेट किए थे? हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, और जब भी होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, चलिए अब जैसे एक्सप्रेस कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई कंसीडर कर लेते हैं। 3 - 2 4 1 2 6 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix कहता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करना है। एक पार्ट सिमेट्रिक हो तो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, एक पार्ट सिमेट्रिक हो तो दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। ए नेमिंग कर लिए मैट्रिक्स का, ए 3 1 5 है
-2 2 4 है, 4 6 1 है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज, तो वह 3 - 2 4 होगा, 1 2 6 होगा, 5 4 1 होगा, 5 4 1 होगा। हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो 3 + 3 6, 2 तो -1, 4 + 5 9, -1, 2 + 2 4, 6 + 4 10, 5 + 4 9, 4 + 6 10 और 1 + 1 2। ये हो गया। अब इसको हाफ से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज हाफ से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस हाफ 9/2 माइनस हाफ 2 5 9/2 5 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहिए। इसी तरह से आपको a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, इसी तरह से a माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, a माइनस ए का ट्रांसपोज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा, अब 4 - 5 -1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा, अब 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, अब 4 - 6 -2 हो जाएगा, अब 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप a माइनस ए का ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ राइट करेंगे हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 0 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आपको फॉर्मूला बताए हैं a = हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज, यही फार्मूला आपको बताए। ए कौन है? ए जो गिवन मैट्रिक्स था उसको हम लोग इसको यहाँ पर राइट करेंगे, इस रिजल्ट को अब हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। तो ए कौन है? ए है, यह है a 3 1 5 -2 2 4 4 6 1 इक्वल आर, ये रिजल्ट हाफ ऑफ यहाँ पर राइट है, यहाँ पर राइट है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये रिजल्ट आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा और प्लस ये रिजल्ट मतलब ये चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। याद रहे आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब जो मैं इक्वेशन 1 लिखा हूँ तो उसके जगह पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट के जगह पर ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा आप लोग से नोट। और इक्वेशन जो मैं सेकंड लिखा हूँ उसके जगह पर आप इस रिजल्ट को नोट कर लीजिएगा। क्लियर है ना? और यहाँ पर जो मैं फर्स्ट लिखा हूँ फर्स्ट, उसके जगह पर जो सर्कल में अंदर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं सेकंड लिखा हूँ उसके जगह पर जो सर्कल के अंदर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को आप लिख लीजिएगा। फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब आप लोग देखेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, देखिए माइनर एंड कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकलता है। माइनर एंड कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकलता है।
अब आप लोग माइनर एंड कोफैक्टर देखेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकलता है, जैसे लेट एलिमेंट इज ए आई जे। मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट ए आई जे है, मतलब आई में रो और जे में कॉलम में लिखा गया कोई एलिमेंट, देन इट्स माइनर इज डिनोटेड बाय एम आई जे। इससे डिनोट करेंगे वेयर एम आई जे इज ए डिटर्मिनांट के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको पिछले क्लास में दिए थे, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए थे। चूँकि डिटर्मिनांट इसके बाद वाला चैप्टर है, मैट्रिक्स के बाद जो कमिंग चैप्टर आप लोग का है वह डिटर्मिनांट है, तो उसमें आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर भी मैं इससे पहले वाले क्लास में डिटर्मिनांट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वेरी शॉर्ट, जितना ज़रूरी था मैट्रिक्स में उतना मैं आपको बता दिया था। वेयर एम आई जे इज ए डिटर्मिनांट वैल्यू, डिटर्मिनांट वैल्यू। अब ये डिटर्मिनांट वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, अब जैसे एग्जांपल यहाँ देखेंगे, जैसे सपोज करते हैं कि कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यह 3 है, -2 है, 4 है, -1 है, 0 है, 6 है, 1 है, ऐसा है, 1 है, 5 है, मान लेते हैं ये। तो ये डिटर्मिनांट वैल्यू होता है, लेकिन किसका? अब जैसे मान लेते हैं आप चाहते हैं माइनर निकालना चाहते हैं आप, माइनर ऑफ -2 आप चाहते हैं, माइनर ऑफ -2। तो माइनर ऑफ -2, तो देखिए -2 एक ऐसा एलिमेंट है, जो पहला रो और दूसरा कॉलम में है, तो m से माइनर, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पर 1 2 दे देंगे। कोई बच्चे ये लिखे और कोई बच्चे सिर्फ M12 लिखे, दोनों का पढ़ने का मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग दोनों का सेम है। यह भी कहता है m से माइनर, वैसे एलिमेंट का जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, मतलब -2, और यह भी कहता है कि माइनर ऑफ -2। तो ये डिटर्मिनांट का वैल्यू होता है, लेकिन डिटर्मिनांट का वैल्यू जो होता है तो उसमें हम किसको डिलीट कर देते हैं और किसको डिलीट कर देते हैं। तो आई में रो, देखिए इस फर्स्ट रो को हम डिलीट कर देंगे, मतलब उसको मैं ढक दिया, उस पर मैं नज़र नहीं दूंगा। और सेकेंड कॉलम को मैं ढक दूंगा, अब उस पर नज़र नहीं दूंगा। तो कौन कौन बचेगा? -1 2 6 5। तो इसको ब्रेक करेंगे, ये सब चीज़ पिछले क्लास में बताए थे। -5 माइनस का साइन देंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो -17। तो एम आई जे इज ए डिटर्मिनांट वैल्यू। यहाँ पर वर्ड अब कुछ आप ऐड करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम, इसको हटा लेंगे, आप समझ चुके हैं। ऑब्टेन फ्रॉम डिलेटेड, आई में रो, क्योंकि आप जब इसका निकाले थे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो को डिलीट किए थे सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पर ए आई जे का निकाल रहे हैं, तो डिलेटेड फ्रॉम डिलेटेड, ऑब्टेन फ्रॉम डिलेटेड ith रो एंड jth कॉलम। ये अब माइनर का कंप्लीट डिफिनीशन हो गया। ये माइनर क्या होता है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। तो आप अभी माइनर पढ़े हैं, a let element is this, then its minor is denoted by this symbol, where this is a determinant value obtained from deleted ith row and jth column। तो माइनर ऑफ इसका माइनर निकल गया। अब सपोज करते हैं कोई बच्चे चाहते हैं माइनर निकालना, किसी और एलिमेंट का चाहते हैं,
सपोज करते हैं कोई बच्चे माइनर किसी दूसरे एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, जिस तरह से अभी आप -2 का निकाले तो उस तरह से आप किसी और का चाहते हैं निकालना। आप चाहते हैं -2 के अलावा किसी और का, तो चलिए आप सपोज कोई बच्चे 6 का चाहते हैं, तो माइनर ऑफ 6, तो देखिए ये सेकेंड रो में है और सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है तो 3 देंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब अब हम सेकेंड रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। और ये जो होता है वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, तो डिटर्मिनेंट का एक सिंबल दे देंगे और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो कौन बचा 3 - 2, 3 - 2 और 2 1, 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पहले लेफ्ट जाते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें जानकारी दी गई है। अब 3 माइनस का साइन और इससे -4, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, है ना। तो ये हो गया। अब लास्ट, चलो कोई बच्चे चाहता है कि इसका निकालें, कोई बच्चे इसका माइनर चाहते हैं निकालना, माइनर ऑफ 1, कोई बच्चे चाहते हैं और 1 का माइनर निकालना, तो m से माइनर, ये थर्ड रो है और सेकेंड कॉलम है, तो यहाँ पर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम देंगे। माइनर क्या होता है, माइनर डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। माइनर क्या होता है, तो माइनर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, किसी एलिमेंट का माइनर एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। तो डिटर्मिनेंट का तो वैल्यू होता है, लेकिन उसमें ith रो और jth कॉलम को डिलीट करना पड़ता है, मतलब थर्ड रो को डिलीट करना है, मतलब थर्ड रो आप इस पे नज़र नहीं देंगे और सेकेंड कॉलम आप इस पे नज़र नहीं देंगे। तो क्या बचा 3 - 1 डिटर्मिनेंट में, 3 - 1, 3 - 1 4 6, 4 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस का साइन देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा 22। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका। नेक्स्ट है, ये माइनर का डिफिनीशन था, याद रहे ये माइनर का डिफिनीशन था। किसका डिफिनीशन था, माइनर का। अब आप कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकाला जाता है। अभी आप देखिए कि मैं जब भी माइनर निकाला हूं तो किसी न किसी एलिमेंट का निकाला। कोफैक्टर के बारे में देखेंगे अब। कोफैक्टर, कोफैक्टर भी किसी न किसी एलिमेंट का ही निकलता है। कोफैक्टर कहता है लेट एलिमेंट इज दिस देन इट्स कोफैक्टर, देन इट्स कोफैक्टर, देन इट्स कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय सी से कोफैक्टर, पहला लेटर कोफैक्टर का सी था इसलिए सी देंगे। माइनर का फर्स्ट लेटर एम था इसलिए एम दिए थे, माइनर का फर्स्ट लेटर एम था इसलिए एम दिए थे। कोफैक्टर का फर्स्ट लेटर सी है इसलिए सी देंगे। और आई जे, ith रो और jth कॉलम वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं ये। वेयर, इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं, वेयर आ कोफैक्टर ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट रहते हैं उसका कोफैक्टर होता है वह माइनर के ही इक्वल होता है, लेकिन यह तब होता है जब i + j और इवन नंबर आता है। i + j इवन नंबर आता है तब, i + j इवन नंबर आता है तब। और यह अपने माइनर के निगेटिव के इक्वल हो जाता है, लेकिन यह तब जब i + j जो है वह ऑड नंबर आ जाता है, वह ऑड नंबर आ जाता है। यानी कोफैक्टर को डिनोट किसी एलिमेंट जो i में रो और jth कॉलम में है उसके कोफैक्टर को डिनोट Cij से करते हैं, क्योंकि कोफैक्टर का स्टार्टिंग लेटर C था। और कोफैक्टर अपने माइनर के ही इक्वल होता है, लेकिन ये तब जब i + j इवन नंबर हो जाता है। और कोफैक्टर माइनर के निगेटिव हो जाता है, लेकिन यह तब जब वो i + j ऑड नंबर आता है। i + j क्या होता है, ऑड नंबर आता है। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर, फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स 3 - 2 4 1।
in a matrix 3 0 5 4 6 -1 -2 1 -5। सबसे पहले माइनर आप निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ चाहते हैं 3 का निकालना, तो m से माइनर फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो में है, आप फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, बाकी को डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या आ जाएगा 6 × 1 6 माइनस ये हो जाएगा 2 4 आ गया। अब देखिए को फैक्टर अगर इसका आप निकालना चाहते हैं, को फैक्टर ऑफ 3, तो C से को फैक्टर, और फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट देंगे, अब फर्स्ट कॉलम में है। अब देखिए I के प्लेस पर भी 1 है, I के प्लेस पर भी 1 है, I + j आपको करना है, I + j करना है, तो I के प्लेस पर भी 1 है और J के प्लेस पर भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 2, इवन नंबर आ गया। तो बताया था कि इवन नंबर आने पर को फैक्टर अपने माइनर के ही इक्वल हो जाता है, इवन नंबर आने पर को फैक्टर अपने माइनर के ही इक्वल आ जाता है, इसलिए माइनर 4 है तो को फैक्टर भी 4 होगा। कोई बच्चे चाहते हैं माइनर निकालना, माइनर ऑफ, कोई बच्चे चाहते हैं -2 का निकालना, माइनर ऑफ -2, m से माइनर -2, तो ये थर्ड रो में है, सेकंड कॉलम थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 5 4 और -1 4 और -1 3 5 4 -1, थर्ड रो को डिलीट कर दिए है और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिए, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 4 5 -1 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लेफ्ट जाते हैं -3 माइनस का साइन देते हैं और तब राइट आते हैं, 5 4 जा 20 -23। अब आपको को फैक्टर राइट करना है, तो को फैक्टर ऑफ -2, तो C से को फैक्टर -2 का निकाल रहे हो, थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो दोनों को ऐड करेंगे I के प्लेस पर 3 है, J के प्लेस पर 2 है, J के प्लेस पर 2 है, और दोनों को ऐड किए तो 5 आ गया, ऑड नंबर है, दोनों को ऐड किए तो 5 आ गया, ऑड नंबर है, दोनों को जब ऐड किए तो 5 आ गया जो कि ऑड नंबर है, तो को फैक्टर अपने माइनर के निगेटिव के इक्वल हो जाएगा, तो माइनर -23 है तो को फैक्टर -23 का निगेटिव मतलब +23 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, माइनर आप चाहते हैं 4 का निकालना, आप चाहते हैं माइनर 4 का निकालना, कोई बच्चे चाहते हैं माइनर 4 का निकालना चाहते हैं, तो माइनर ऑफ 4, तो m से माइनर 4 जो है वह सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 0 5 -2 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लेफ्ट जाते हैं माइनस का साइन देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं -10, कितना आ गया 10 आ गया। को फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, को फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, तो को फैक्टर ऑफ 4 C से को फैक्टर सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो I के प्लेस पर 2 है और J के प्लेस पर 1 है, दोनों को ऐड करेंगे 3, ऑड नंबर है, ऑड नंबर आ गया
तो माइनर का निगेटिव कोफैक्टर हो जाएगा। तो यह 10 था तो कोफैक्टर -10 हो जाएगा, यह 10 था -10 था तो कोफैक्टर निगेटिव आ जाएगा। अब चलते हैं माइनर ऑफ, आप 1 चाहते हैं, माइनर ऑफ 1, तो m से माइनर 1 जो है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो थर्ड रो डिलीट हो गया और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। 3046 मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 0 18 आ गया। तो कोफैक्टर कितना होगा, कोफैक्टर ऑफ 1, सी से कोफैक्टर आप थर्ड रो का निकाल रहे हैं, थर्ड कॉलम का निकाल रहे हैं, आई के प्लेस पर 3 है, आई के प्लेस पर 3 है, जे के प्लेस पर 3 है, जे के प्लेस पर 3 है, दोनों को ऐड करेंगे 6, इवन नंबर है तो जितना माइनर रहेगा उतना ही कोफैक्टर होगा, जितना माइनर रहेगा उतना ही कोफैक्टर होगा। तो 18 माइनर था तो कोफैक्टर भी 18 ही होगा। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकलता है, इसी तरह से सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसे कहते हैं इस पर ध्यान देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स किसे कहते हैं इस पर ध्यान देना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है इस पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए सपोज करते हैं कि आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं, पहले हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, है ना, एग्जाम्पल से आप लोग इसको समझेंगे। कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। चलिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ले लिए, कोई मैट्रिक्स ले लिए। अब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कोफैक्टर ऑफ Aij एलिमेंट का Cij मान लेते हैं कि कोफैक्टर Aij एलिमेंट का कोफैक्टर Cij, तो इस कारण से इसका कोफैक्टर हो जाएगा C11, इसका कोफैक्टर C12, इसका कोफैक्टर C13, इसका कोफैक्टर 22, 23, 31, 32, 33। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर है। तो इसी मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कहेंगे, ऑफ ए। अगर इसका नेमिंग ए है ना, तो इसको सी ऑफ ए भी राइट कर सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, इसको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए भी राइट कर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट किसी गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर होता है, उसे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन राइट करेंगे, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज एनी मैट्रिक्स, देन ए न्यू मैट्रिक्स is called cofactor matrix, is called cofactor matrix of given matrix, of given matrix if new matrix keeps cofactor element of given matrix, of given matrix।
यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स का मीनिंग है कि ए, इसको मैंने गिवन मैट्रिक्स मान लिया है, इसको मैंने गिवन मैट्रिक्स मान लिया और इसको मैंने न्यू मैट्रिक्स मान लिया है, इसको मैंने न्यू मैट्रिक्स मान लिया है, इसको मैं गिवन मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैं न्यू मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लिया है ना। तो कहता है कि लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, देन ए न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मतलब ए। गिवन मैट्रिक्स का मीनिंग, गिवन मैट्रिक्स का मीनिंग ए। इफ न्यू मैट्रिक्स मतलब ये कीप्स कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का मीनिंग, गिवन मैट्रिक्स का मीनिंग ये। तो कुछ करना नहीं है, जब भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना हो, जब भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर निकालते चले जाएंगे। जो गिवन मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालेंगे और उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर उसका वैल्यू रखेंगे। जैसे इसका कोफैक्टर जो निकला है वो यहाँ है, इसका जो कोफैक्टर निकला है वो यहाँ है, इसका जो कोफैक्टर निकला है देख रहे हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, तो कोफैक्टर वहीं पर राइट किया, दूसरे जगह राइट नहीं करना है। अब मान लेते हैं इसका कोफैक्टर था थर्ड रो थर्ड कॉलम है, तो जब भी इसके कोफैक्टर को राइट करेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में ही राइट करेंगे। अब मान लेते हैं आप इसका कोफैक्टर राइट करना चाहते हैं, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में है, तो जब भी इसके कोफैक्टर को राइट करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम में ही राइट करेंगे। सपोज कोई बच्चा चाहता है, कोई स्टूडेंट चाहता है इसका कोफैक्टर, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो जब भी इसका कोफैक्टर राइट होगा उस वैल्यू को सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में ही राइट करेंगे। क्लियर है? तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स था। पिछले क्लास में आप लोग को सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था। पिछले क्लास में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को पढ़ाया था। तो बताया था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात हो जाती है। यह भी जानकारी दिया गया था कि डिटर्मिनेंट जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर जैसे समझेंगे, अब जैसे एग्जाम्पल कुछ मैं देता हूँ। जैसे सपोज कोई मैट्रिक्स है, इसको ऐसे कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी टाइटल आप दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करता हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, चूँकि डिटर्मिनेंट की बात है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ऑर्डर सेम ही होंगे, दोनों का रो और कॉलम की संख्या सेम होंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड यह थर्ड रो थर्ड कॉलम है, यह थर्ड रो थर्ड कॉलम है। अब यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको सिंबल में ए लिख के ऐसे राइट कर लेते हैं, ए राइट करके इस तरह से राइट कर लेंगे। अब यह होता क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देना है।
जो एलिमेंट जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर रहेगा, जो एलिमेंट जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर रहेगा, उसका प्लेस चेंज नहीं होगा। इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे। इसी को देखिए, जो एलिमेंट जहाँ था, जो एलिमेंट जहाँ था उसी जगह पर है, एलिमेंट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनेंट का सिंबल रख दिए। मैट्रिक्स एक सिस्टम है, डिटर्मिनेंट वैल्यू देता है, कोई ना कोई रियल नंबर आंसर देता है। अब ये आपको डिटर्मिनेंट नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, मैट्रिक्स के बाद कमिंग चैप्टर, लेकिन शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले वाले क्लास में दिए थे, तो उसमें एक लैप्लास मेथड से बताए थे, प्लस माइनस प्लस करके। हालांकि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग को शॉर्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे बताए थे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी चेक करना हो, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लेंगे कि वो जीरो है कि नहीं। अगर जीरो आ जाता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जीरो नहीं आता है तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए और बी किसी भी मैट्रिक्स का अब जैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर गिवन मैट्रिक्स जो है वह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। कोई मैट्रिक्स सपोज करते ही आपको दे दिया है 3 है, -1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 3, तो आपको चूंकि यह सिंगुलर और नॉन सिंगुलर आइडेंटिफाई करना है, कुछ करना नहीं है, आप डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। तो आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 0 2 -1 1 1 2 4 3। देखिए ये बताए थे कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, तो वह सिंगुलर, तो इस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे, इस मैट्रिक्स को सिंगुलर कहेंगे। इसको पिछले क्लास में लिख आप लोग को राइट करवाए थे। स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular matrix if उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। ये राइट करवाए थे पिछले क्लास में। स्क्वायर मैट्रिक्स नेमिंग कर लेते हैं। A is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है तब। तो प्लस माइनस प्लस लेंगे तो 3, उस रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 4 1 3, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसमें -1 प्रेजेंट है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसमें -1 प्रेजेंट है। 0 2 4 3 +2, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसमें +2 प्रेजेंट है, उस रो और उस कॉलम को डिलीट करेंगे जिसमें ये 2 प्रेजेंट है। तो 0 1 0 1 2 1 2 1।
अब यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ चुका है 3 इंटू 3 -4 +1 0 -8 +2 और 0 -2 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ चुका है 3 इंटू -1 +1 इंटू -8 और +2 इंटू -2 -3 -8 -4 जो कि आ गया -15 जीरो की इक्वल नहीं है। तो इस कारण से A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी एंड हो गया टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें आप लोग को मैट्रिक्स एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, इन्वर्स एडजॉइंट मेथड से, एलिमेंट्री मेथड से, ये बताते हुए फिर लीनियर सिस्टम पर ले जाएंगे। जब इतना हो जाएगा तब आप लोग का मेंस लेवल का प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए, खूब अच्छा से पढ़िए, वीडियो का बेनिफिट उठाइए, सिस्टमेटिक ढंग से उसको देखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। फिर मिलेंगे, थैंक यू।